नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन्होंने सेकंड पारी में पेपर दिया है रीट का 26 सितंबर को, यानी कि हम बात कर रहे हैं L1 की। L1 के अंदर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले भाषा सेकंड की, संस्कृत की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाषा सेकंड अधिकतर ने ली है दोस्तों, भाषा फर्स्ट कम लोगों ने ली है। भाषा फर्स्ट को हम इसके बाद में बताएंगे, तो इसमें हम पूरे प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। अच्छे से आप अपना स्कोर देख सकते हैं, कितना आपका स्कोर हो रहा है और कितना इसमें मतलब स्कोर आपका होना चाहिए, कितनी कट ऑफ आपकी होनी चाहिए। इस वीडियो को हम अलग से आपको बाद में बताएंगे, बिल्कुल एक्सपेक्टेड एकदम एक सटीक संभावित कट ऑफ आपको बताएंगे। उतने नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, वो हम बाद में बताएंगे। तो इसमें हम आंसर देख लेते हैं एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा सेकंड, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, भाषा सेकंड की हम बात कर रहे हैं और L1 की हम बात कर रहे हैं जो सेकंड पारी में जिन्होंने एग्जाम दी है। तो देखो सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें 61 नंबर से हम बात कर रहे हैं। वर्णमाला विधि ही शब्द शिक्षण विधि ही वाक्य शिक्षण विधि ही इति त्रयो विधयः सन्ति। देखो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि और वाक्य शिक्षण विधि, जो ये तीन विधियों के नाम यहाँ पर दिए हैं, ये बताना है कि त्रयो विधयः सन्ति, ये तीनों विधि हैं। किसमें हैं? वाचन शिक्षण में, श्रवण शिक्षण में, चिंतन शिक्षण में या स्मरण शिक्षण में। तो आपको बताना है किस शिक्षण में है ये। तो इसका जो राइट है एकदम सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए, यानी कि वाचन शिक्षण के अंतर्गत ये सब विधियां आती हैं। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर मिला सकते हैं अपना। इसके बाद में अगला सवाल है हमारा, देखिए, अधीता नाम पाठा नाम स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति। कह रहे हैं कि अधीत पाठों के स्मरण के लिए प्रबल साधन किसको मानते हैं? ठीक है, प्रबल साधन किसको मानते हैं हम? जैसे मान लो आप बच्चों ने कोई पाठ पढ़ लिए, ठीक है, आपने बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद में कह रहे हैं कि उन पाठों को स्मरण करने के लिए हम प्रबल साधन किसको मानेंगे? श्यामपट्ट को, पाठ्य पुस्तक को, चित्रों को या संगणक यंत्रम। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें दोस्तों पाठ्य पुस्तकम, यानी हम पाठ्य पुस्तक को मानते हैं। बाद में बच्चे किताब या पाठ्य पुस्तक के आधार पर वो बाद में उसका स्मरण करते हैं। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर है, सवाल को देखते हैं। यत्र प्रश्नेषु द्वौ स्तंभौ निर्मीयते। कह रहे हैं कि जहाँ पर प्रश्नों में दो स्तंभ निर्मित करते हैं, एकस्मिन् स्तंभे एकम तथ्यम भवति। कह रहे हैं कि एक स्तंभ में एक तथ्य होता है और द्वितीय च अपरः, और दूसरे में दूसरा होता है। द्वयो तथ्यो परस्परम संबंधः भवति, दोनों तथ्यों में परस्पर संबंध होता है। अत्र प्रश्नस्य प्रकार भवति। यहाँ पर हमें प्रश्न का प्रकार बताना है। दोस्तों कई बार आपको पता है कि इस प्रकार के सवाल आते हैं, इधर एक फैक्ट हो जाता है और इधर दूसरा फैक्ट हो जाता है, फिर हमें आपस में ऐसे ही मिलाना होता है उनको। ठीक है, ऐसे हमें मिलान करना होता है। ठीक है, कौन से कौन सा मिलेगा? तो सिंपल सा है, ये प्रश्नों का प्रकार पूछ रहा है तो आपस में मिलाना है, तो संस्कृत में मिलाने को मेलनम कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सी, यानी कि मिलाना होता है हमें, तो मिलाने को संस्कृत में मेलनम कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो बहुत ही आसान है, हालांकि उन्होंने थोड़ी भाषा लंबी लिख दी है इसमें, तो कई लोगों की समझ में यदि भाषा नहीं आएगी तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है हमारा 64 नंबर। कस्याम परीक्षायाम ग्रंथस्य कामपि समस्याम प्रस्तुतीकृत्य तस्याम छात्राः तर्क वितर्केण स्वविचाराण प्रकटयन्ति। बहुत ही सुंदर सवाल है, साफ साफ लिखा है कि किस परीक्षा के अंतर्गत ग्रंथस्य कामपि समस्याम, ग्रंथ की किसी भी समस्या को प्रस्तुत करके, तस्याम उसमें छात्र तर्क वितर्क के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो देखिए इसमें लिख रहा है शास्त्रार्थ परीक्षा में, साक्षात्कार परीक्षा में, लिखित परीक्षा में या निबंधात्मक परीक्षा में। ऐसा किस परीक्षा में होता है दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, शास्त्रार्थ जो होता है, यानी कि तर्क वितर्क की जब भी बात आती है तो वो होता है हमारा शास्त्रार्थ परीक्षा के अंदर। किसमें होता है? शास्त्रार्थ परीक्षा में ऐसा होता है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि आप जानते हैं लिखित परीक्षा में ऐसा होगा नहीं, साक्षात्कार परीक्षा में इस तरीका से तर्क वितर्क वाली बात नहीं होती है, और निबंधात्मक परीक्षा में ऐसा होता नहीं। तो यहाँ पर जो एकदम सटीक जो सही आंसर माना जाएगा वो है आपका शास्त्रार्थ परीक्षा, यानी कि ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला सवाल है हमारा, प्राचीन विधिना शिक्षारंभ है कस्मात् अपरम भवति स्म। बहुत ही अच्छा सवाल है और एकदम आसान सवाल है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि प्राचीन विधि के द्वारा शिक्षा आरंभ
कस्मात अपरम भवति स्म, यानी किसके बाद में हुआ करता है, यानी किसके बाद में होता था, ऐसे मान लो आप। यानी कि जो शिक्षा आरंभ होता था वो किसके बाद में होता था, तो बताइए कर्णभेद संस्कार के बाद में, या समावर्तन संस्कारात बाद में, या फिर विवाह संस्कार के बाद में, या उपनयन संस्कार के बाद में। तो एकदम आसान है दोस्तों, शिक्षा का आरंभ जो होता था वो उपनयन संस्कार के बाद में हुआ करता था। यानी पहले उपनयन संस्कार होता था, उसको फिर वहां पर गुरुकुल या जो आश्रम हुआ करते थे उसमें शिक्षा आरंभ करने के लिए भेजा जाता था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार। अच्छे से सारे प्रश्न मिला लें, और जो रीट लेवल सेकंड के हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हो। भाषा फर्स्ट सेकंड दोनों हैं, अच्छे से आप मिला सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। आपका सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित सूक्ते है समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यतः। यहाँ पर आपकी सूक्ति से संबंधित सवाल आया है। एकदम सरल सूक्ति है दोस्तों। सूक्ति है ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, यानी कि ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना भार के समान हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में बे, यानी कि सेकंड वाले ऑप्शन में क्रियाम आ रहा है, तो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ठीक है। ज्ञान भार के समान हो जाता है क्रिया के बिना, तो ये हमारा हो जाएगा क्रियाम। तो ऐसे करके हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा क्रियाम, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अपने आंसर अच्छे से मिला सकते हैं, जिससे कि आपका स्कोर अच्छे से पता लग जाए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए 67 नंबर पे है। अष्टाविंशति संख्या अस्ति। कह रहे हैं कि अष्टाविंशति जो संख्या है वो है, यानी कि अष्टाविंशति हम किसको कहते हैं दोस्तों, तो अष्ट यानी 8 है, विंशति यानी 20 है, तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं। तो 20 और 8 का मतलब 28 हो गया। तो यहाँ पर 28 हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बे ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विद्यालये सुरक्षा नियमान पालयिष्यामः रेखांकित पदे लकार है अस्ति। बहुत ही आसान सवाल है। पालयिष्यामः है, इस श्याम आता है, जैसे कि आप पट धातु का रूप बोल के देख लो, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, ऐसे ही। तो इष्यति इष्यता इष्यन्ति एक केवल सिर्फ एक ही जगह आता है, और ये आता है भविष्य काल में। भविष्य काल को हम बोलते हैं लृटकार, और दोस्तों भविष्य काल को हम लृट लकार बोलते हैं। तो लृट लकार आपका ए ऑप्शन पे है, यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो ऐसे हम इसका आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट। तो ऐसे आप अपने आंसर को मिला लीजिए। आपने क्या किया है वो आप मिला सकते हैं। तो ये हमारा पालिश्या में हो जाएगा लृट लकार, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो गया। अगला है हमारा, देखिए 69 सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। दोस्तों ये पेपर काफी आसान आया है, हम आपको बाद में बताएंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखो धनवान में आपको प्रत्यय बताना है। तो देखिए एक तो वतु प्रत्यय, वती प्रत्यय, मतु प्रत्यय और शानच प्रत्यय। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, धनवान है, गुणवान है, ऐसे। तो इसमें जो प्रत्यय होगा वो हो जाएगा दोस्तों मतु प्रत्यय। कौन सा होगा, मतु प्रत्यय। जैसे कि वान लग जाता है, जैसे और भी हमने शब्द बताया, गुणवान है, ठीक है, और कहीं कहीं मान मिलता है, जैसे श्रीमान है, धनवान है, गुणवान है, श्रीमान है, भगवान है, ऐसे जो शब्द हैं यहाँ पर मतु प्रत्यय होता है दोस्तों। ऐसे आप पहचान सकते हैं, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है इसमें, आसान सा सवाल है हमारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर जो है वो एक श्लोक के आधार पर है। यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, उस पद्यांश को हम पढ़ेंगे और उसके बाद में उसमें से जो प्रश्न हैं उनको एक बार हम समझेंगे। तो पद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पद्यांश से दिए गए सवालों को हम करेंगे। देखिए पद्यांश बहुत ही आसान है, देखिए गावः प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञ नाम तद्यन्न मरहु समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेयः। देखो यहाँ पर गावे आ रहा है, गावे प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञ किम नाम तद्यन्न मरहु समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विदेह। अब देखो इसमें से प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि व्रतदान यज्ञ ही इत्यत्र कै समास अस्ति। बहुत ही सुंदर सवाल है। कह रहे हैं कि व्रतदान यज्ञ जो शब्द है इसमें आपको बताना है समास। तो देखिए व्रतदान यज्ञ, इसमें 3 शब्द हैं, एक तो व्रत है, एक दान है और एक यज्ञ है। तीनों को मिला दिया, एक साथ मिलाने के बाद में आपको पता है कि बहुवचन का प्रयोग उन्होंने किया है, यज्ञ में बहुवचन का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व।
अब देखो आगे हमारा अगला सवाल रहेगा। देखो ये बहुत ही सुंदर सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है ये। चलो एक बार सवाल को देखते हैं। तद्यन्य इत्यत संधि अस्ति, यहाँ पर देखो संधि बतानी है। एक बार हम इसको थोड़ा सा टुकड़े करके बताते हैं। तत्, यत और ने, ये इस प्रकार से रहेगा। तो यहां पर देखिए तत् यत, यहां पर पहले तो जस्त संधि करी है उन्होंने, तो तय का दे बना दिया। उसके बाद में यहां पर तय और ने जो दिख रहा है लास्ट में, यहां पर अनुनासिक संधि करेंगे तो यहां पर तय का ने बन जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा तद्यन्य। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, ऑप्शन के आधार पर तो बहुत ही आसान सवाल हो गया ये। तो ऑप्शन है आपका व्यंजन संधि, यानी कि व्यंजन संधि के अंदर आती है ये संधि, तो सिंपल सा है कि व्यंजन संधि हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें एकदम सिंपल है, व्यंजन संधि हमारा राइट आंसर है, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि इसमें दो संधि जो हो रही हैं, दोनों ही संधि आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। इसने अलग से नाम पूछा नहीं है, डायरेक्ट व्यंजन संधि दिया है, तो व्यंजन संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा प्रसन्न है इत्यत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त। कह रहे हैं कि प्रसन्न है जो शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रसन्न के अंदर आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय और नवुल प्रत्यय। तो बताइए प्रसन्न में कौन सा प्रत्यय? बहुत ही आसान सवाल है। इसमें है आपका इक्तय प्रत्यय, यानी कि त प्रत्यय है इसके अंदर। ठीक है, प्रसन्न है, ऐसे आपका ये बनेगा। अब चलते हैं अगला सवाल। अब चलें दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 73 नंबर का। 73 नंबर का सवाल भी काफी आसान सवाल है। देखिए सवाल कह रहा है कि भवता इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। भवता जो शब्द है हमारा, इसमें कौन सी विभक्ति है ये आपको बतानी है। बहुत सरल है, भवता शब्द में तृतीय विभक्ति है दोस्तों। दोस्तों भवता जो शब्द है इसमें आपकी तृतीय विभक्ति है, लेकिन तृतीय इसमें दो जगह लिख रही है। तृतीय बहुवचन, चतुर्थी एक वचनम, षष्ठी एक वचनम, तृतीय एक वचनम। तो इसमें हमारा राइट आंसर है तृतीय एक वचन। तृतीय एक वचन में बनता भवता, भवता भवद्भ्याम भवद्भि, ऐसा रूप इसमें बनता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तृतीय एक वचन। कितना सरल पेपर है दोस्तों, इससे सरल पेपर आ ही नहीं सकता। एकदम आसान सवाल है, कोई भी सवाल आपका ऐसा कठिन नहीं है जिसमें बहुत दिक्कत आपको आ सकती हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है देखिए, नाम इत्यत्र किम लिंगम। कह रहे हैं कि जो नाम शब्द है उसमें आपको लिंग बताना है। तो ये भी एकदम आसान सा सवाल है। नाम शब्द में आपको लिंग बताना है, तो सिंपल है कि नाम शब्द आपका नपुंसक लिंग वाला शब्द है, तो इसमें नपुंसक लिंग हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। नाम शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है हमारा, उपर्युक्त पद्यांश प्रयुक्त छंदसः नाम किम। तो इससे पहले जो हमने उदाहरण अभी पढ़ा था उसके अंदर इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा छंद है, हमें छंद का नाम बताना है। तो बताइए छंद का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर छंद का नाम है दोस्तों इंद्रवज्रा। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। इसमें इंद्र वज्रा आपका है। आप प्रत्येक लाइन में 11 वर्ण मिला के देख सकते हैं। और पहला जो वर्ण है इंद्र वज्रा के अंदर, वो आपका पहला वर्ण कैसा होता है, बड़ा होगा, यानी कि वो दीर्घ होगा। होगा कि नहीं होगा ऐसे, तो वो आप मिला के देख सकते हैं आसानी से। गावह लिख रहा है तो गा आपका एस आएगा। अब देखो आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा 76 है। या भाषा अध्यापनीय, कहते हैं कि जो भाषा अध्यापनीय है, जो हम जिस भाषा को अध्यापन करा रहे हैं, सा तस्य माध्यमेनेव बोधनीया भवति। कह रहे हैं कि उसको उसी के माध्यम से समझा जाता है। अत्र कै भाषा शिक्षण विधि ही प्रयुक्तः भवति। इसमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी भाषा शिक्षण विधि का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ऐसा जो होता है वो केवल एक ही शिक्षण विधि में होता है, और वो है आपकी डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंदर हम ऐसा करते हैं, यानी कि जैसे मान लो आपको संस्कृत पढ़ाएंगे तो हम संस्कृत माध्यम से पढ़ाएंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएंगे, ऐसे इसमें होता है प्रत्यक्ष विधि के अंदर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भाषायाः प्राथमिकम कौशलम अस्ति। कह रहे हैं कि भाषा का प्राथमिक कौशल कौन सा है। अब प्राथमिक कौशल आपको पता है, प्राथमिक कौशल होता है आपका श्रवण कौशल। ठीक है, ये वाला हमारा प्राथमिक कौशल माना जाता है, श्रवण कौशल। ठीक है, SBPL हमारी ट्रिक हमने बताई, SBPL यानी श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, हमारा कौशल का क्रम रहता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पठन कौशले भवति। कह रहे हैं कि पठन कौशल में होता है। अब पठन कौशल में क्या होता है ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए पठन कौशल के अंदर क्या होता है, एक बार ऑप्शन देख ले। सस्वर वाचन मौन वाचन से, इसके बाद में शुद्ध लेखनम परिमार्जनंच, उसके बाद में अंत्याक्षरी श्लोक लेखनंच, उसके बाद में है भाषास्य लिपि रूपेण अवतारणम। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन वाला, यानी कि सस्वर वाचन मौन वाचनंच, यानी कि सस्वर वाचन और मौन वाचन का काम होता है पठन कौशल के अंदर। ठीक है, एकदम सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि सस्वर वाचन मौन वाचनंच।
अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए 79 सवाल है, तो एक बार सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। सवाल है, निदानात्मक परीक्षणोपरान्ते बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षकः विशिष्टम शिक्षणम कारयति तस्य नाम किम। कह रहे हैं कि उसका नाम क्या होता है निदानात्मक के बाद में। कह रहे हैं कि निदानात्मक परीक्षोपरान्ते, निदानात्मक परीक्षा के बाद में बालकस्य न्यूनता परिष्कारायन, बालक की जो कमियां होती है उनको दूर करने के लिए शिक्षक विशिष्टम शिक्षणम कारयति, विशिष्ट शिक्षण कराता है। तो इसका नाम क्या होता है? तो दोस्तों सिंपल सा है, उसका नाम होता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। और निदानात्मक में क्या होता है? समस्या का पता लगा लेते हैं, पता लगा करके उसको दूर करना जो होता है, उसमें परिष्कार करना होता है, उसमें विशिष्ट शिक्षण करवाते हैं हम उसके लिए, तो वो हमारा उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बालकस्य मूल्यांकनम भवति। कह रहे हैं कि बालक का मूल्यांकन होता है। अब बालक का मूल्यांकन कैसा होता है भाई? तो बालक का मूल्यांकन आपको पता है लगातार होता है, तो यहां पर आ जाएगा सततम, यानी कि बालक का मूल्यांकन सतत रूप में होता है। कि ये कह रहे हैं कि केवल वर्षे केवल एक वारम, वर्षे द्विवारम, वर्षे त्रिवारम नहीं, सततम मूल्यांकनम भवति। तो ये टॉपिक भी हमारे चलता है, ठीक है, तो सतत मूल्यांकन होता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मुझे फल अच्छा लगता है इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम कुरुतः। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है। मुझे फल अच्छा लगता है, तो मह्यम फलम रोचते हो जाएगा। मह्यम फलम रोचते कहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, बे ऑप्शन है हमारा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन एकदम सही है। लिखा हुआ मह्यम फलम रोचते। आपने इसका प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ा होगा, बालकाय मोदकम रोचते वाला, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो मह्यम फलम रोचते हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही सुंदर सवाल है, लृतुलसानाम दंताहा। ये एक प्रसिद्ध लाइन है, आपके उच्चारण स्थान आपने याद किया होगा, तो उसमें जो जो लाइन है, जैसे अकुहा विसर्जनीयानाम कंठा इच्छु ईशानाम तालु, तो ऐसे ही आती है लृतुलसानाम दंताहा। तो हमारा दंताहा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम। तो इसका मतलब हुआ कि ए वाला ऑप्शन एकदम सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लृतुलसानाम दंताहा, यानी कि दंताहा जहां लिखा हुआ है ए ऑप्शन पे लिख रहा है, तो ए वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 83 सवाल। 83 जो सवाल है ये भी एकदम आसान सा सवाल है। देखिए सवाल को हम पढ़ते हैं। अहम पुस्तकम पठामि, कह रहे हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम भवति, कह रहे हैं कि इसका वाच्य परिवर्तन होता है। तो एकदम सिंपल है, तो अहम को पहले तो आप तृतीय विभक्ति में ले जाइए, और पुस्तक जो है पुस्तक का आप पुस्तकम बनेगा, और फिर उसके बाद में आपको आत्मनेपद की तरह रूप चला देना है, तो मया पुस्तकम पठ्यते बनेगा। अब मया पुस्तकम पठ्यते कहां पर लिखा हुआ है ढूंढ लीजिए, तो ये लिख रहा है डी वाले ऑप्शन में, मया पुस्तकम पठ्यते, ये आपका एकदम सही है। अब देखो पहले ऑप्शन में लिख रहा है अहम पुस्तकम, गलत है, ठीक है, क्योंकि यहां तृतीया का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद में सेकंड पे मया पुस्तकम पठामी लिख रहा है, गलत है, क्योंकि पठामी यहां पर प्रयोग गलत किया इन्होंने। मया पुस्तकानी पठानी ये भी गलत किया है इन्होंने प्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, मया पुस्तकम पठ्यते, एकदम सही है। अगला सवाल है हमारा 84 नंबर का। वाक्यमिदं संशोधयत नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति। यहां पर कह रहे हैं कि वाक्य को संशोधित करना है, वाक्य हमारा गलत है, इसको सही करना है। आपको पता है कि अभिता परिता समया निक्सा, इनके योग में हमारी द्वितीय विभक्ति होती है दोस्तों, और यहां पर इन्होंने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है जो कि गलत है। तो नगर शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जहां भी हो रहा है वो आपका एकदम सही है। तो देखिए सी ऑप्शन में लिख रहा है नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति, एकदम सही है। बाकी ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन में नगरस से कर रहा है, गलत है। नगरात किया हुआ है बी ऑप्शन में, गलत है। नगराय डी में किया है, गलत है, क्योंकि परितः के योग में तो द्वितीय विभक्ति होती है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका सी वाला। अब देखते हैं आगे दोस्तों। इसके बाद में जो हमारे प्रश्न हैं वो गद्यांश के आधार पर हैं, तो हम पहले एक बार गद्यांश को पढ़ लेंगे, उसके बाद में आंसर देखेंगे। तो गद्यांश के देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अपठित गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेया। अब देखो गद्यांश है, इदम ही विज्ञान प्रधानम युगम, कह रहे हैं कि यह विज्ञान प्रधान युग है। अस्याम शताब्द्याम, इस शताब्दी में सर्वत्र विज्ञानस्यैव प्रभावो दृश्यते, कह रहे हैं कि शताब्दी में सभी जगह पर विज्ञान का ही प्रभाव दिखाई देता है। अधुना नहीं, कह रहे हैं कि आज ही नहीं, तादृशम किमपि, यानी उस प्रकार से कुछ भी कार्यम, कोई भी कार्य, यत्र विज्ञानस्य सहायम में अपेक्षते, कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां पर विज्ञान की सहायता नहीं अपेक्षित होती हो।
संप्रति मानव है, कह रहे हैं कि संप्रति मानव प्रकृति वशीकृत्य, कह रहे हैं कि संप्रति मानव यानी इस समय मानव प्रकृति वशीकृत्य, प्रकृति को वश में करके ताम स्वेच्छया उसको अपनी इच्छा के अनुसार कार्यशु नियुक्त अपने कार्य में नियुक्त कर रहा है। लिखा है कि वैज्ञानिकैर अनेके आविष्काराः विहिता, कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा अनेक आविष्कार किए गए हैं। लिख रहे हैं कि मानव जाते हिताहितम अपश्यद्भिः वैज्ञानिकैः राजनीति विज्ञैर्वाह परमाणु शक्तेः अस्त्र निर्माण एवं विशेषतः उपयोगो विहित है, कह रहे हैं कि इनके लिए जैसे कि राजनीति ज्ञान में परमाणु शक्ति और अस्त्र निर्माण ही विशेषतः उपयोग भवती, इनके में या इन कार्यों में ही विशेष रूप से उपयोग हुआ है। कह रहे हैं कि तदुत्पादितम च लोक विध्वंस कार्यम अति घोरम भवती, कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ है, लोक विध्वंस कार्य जो है अति घोर भवती, बहुत ज़्यादा हुआ है। अतो अस्य इसलिए यथाशक्ति मानव कल्याणार्थम एवं प्रयोग करणीय, कह रहे हैं कि इसीलिए इस जो विज्ञान की बात कर रहे हैं इसका जो प्रयोग है वो यथाशक्ति मानव कल्याण के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। एकदम सिंपल सा है। अब इसको हम एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, आराम से आप समझ सकते हो। अब देखो प्रश्न देखते हैं इसके आधार पर। कह रहे हैं कि अस्याम इत्यस्य का विभक्ति अस्ति, इसमें एक पद है अस्याम, तो इसमें हमें विभक्ति बतानी है जो कि एकदम सरल है। तो आप बताइए इसमें विभक्ति। तो ऑप्शन देखते हैं, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी और सप्तमी, हमें इसमें विभक्ति बतानी है। कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें सिंपल है दोस्तों, अस्याम में विभक्ति होगी सप्तमी, यानी कि डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। अस्याम में षष्ठी विभक्ति, तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी। अस्याम में सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला सवाल है विज्ञानस्यैव पदे संधि विच्छेद करणीय। विज्ञानस्यैव जो पद है हमारा, इसका संधि विच्छेद करना है, तो विज्ञानस्य और एव आपको संधि विच्छेद में करना होगा। विज्ञानस्य प्लस एव, ठीक है, तो विज्ञानस्य प्लस एव कहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, ये लिख रहा है आपका डी वाले ऑप्शन में। विज्ञानस्य और एव, यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, बाकी ऑप्शन सारे गलत लिखे हुए हैं। तो राइट आंसर है डी, विज्ञानस्य प्लस एव वृद्धि संधि करोगे तो विज्ञानस्यैव बन जाएगा। आगे है करणीय है इत्यत्र के प्रत्यय। करणीय में आपको बताया हमने कि अनियर प्रत्यय होगा। अब अनियर में क्री धन अनियर बनेगा। क्या बनेगा? क्री धन अनियर। तो पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्री धन अनियर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट, क्योंकि इसमें आप पहचान कर सकते हैं करणीय, भवनीय, दानीय, ऐसे जो अनियर अनियर लगता है यहाँ पर ऐसे शब्द बनते हैं आपके। अगला सवाल है हमारा वैज्ञानिकैर अनेके आविष्काराः विहिता। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कार किए गए। इत्यत्र अनेके विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अनेके है उसका विशेष्य पद आपको बताना है। ठीक है, विशेष्य पद हमें बताना है, तो विशेष्य पद हो जाएगा आविष्काराः। क्या हो जाएगा? आविष्काराः, क्योंकि वैज्ञानिकैर अनेके आविष्काराः विहिता, आविष्कार किए हैं। ठीक है, तो इसमें विशेष्य पद हो जाएगा हमारा आविष्काराः। अगला शब्द है हमारा यथाशक्ति। यथाशक्ति इत्यत्र समास विग्रह भवति। यथाशक्ति का समास विग्रह आपको बताना है, तो यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, तो समास विग्रह हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। पहला ऑप्शन एकदम सही है, शक्तिम अनतिक्रम्य का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है, अब दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है 90 नंबर का। संप्रति मानव है प्रकृतिम वशीकृत्य ताम नियुक्ते अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको अव्यय पद बताना है। अव्यय पद कौन सा है? तो यहाँ पर अव्यय पद जो है दोस्तों वो है संप्रति। क्या है? संप्रति। तो यहाँ पर संप्रति आपका बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। संप्रति हमारा हो जाएगा क्या? अव्यय पद, क्योंकि यहाँ पर मानव है अव्यय पद नहीं है, प्रकृति अव्यय पद नहीं है, वशीकृत्य अव्यय पद नहीं है, ताम अव्यय पद नहीं है, तो अव्यय पद हो जाएगा संप्रति। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ऐसे करके दोस्तों हमने एकदम सारे ऑप्शन आपको अच्छे से बता दिए व्याख्या करके। तो ये आशा करते हैं आपने पूरा अच्छे से देख लिया होगा। हमने बात की थी भाषा सेकंड की, और जो सेकंड पारी में जिन्होंने पेपर दिया है L1
की, ठीक है, जिन्होंने एसटीसी वालों ने जो पेपर दिया था संस्कृत का भाषा सेकंड में, जिनकी संस्कृत थी, उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। पूरा वीडियो अच्छे से आप देख सकते हैं और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। अब जिन्होंने पहली भाषा ली है, पहली भाषा वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा पहले इसको बताया है। अब अगली वीडियो में हम पहली भाषा को भी बता देंगे, जिन्होंने भी ली है तो पहली भाषा वाले भी उसको मिला सकते हैं अपने आंसर को। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे पहली भाषा को, तो इसको अच्छे से मिलाएं और अपना स्कोर हमें कमेंट के रूप में बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद दोस्तों।